अम्मा मैं तो कहती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कोई बड़ा मसला हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत अब ठीक होगी। मैं अम्मा को समझा रही थी कि वो डॉक्टर के पास चली जाएं, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 2-3 दिन से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे और मतली भी हो रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस मामूली से चक्कर आ रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो। अम्मा अभी भी यही कह रही थी कि वो ठीक हैं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अम्मा आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप ठीक हो जाएंगी? 3 दिन तो हो गए हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही और एक ही हालत है आपकी। आप तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। मैं अब भी उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए फोर्स कर रही थी। बेटा डॉक्टर के पास चली भी जाऊं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मा ने जैसे ही ये बात की तो मुझे सारा मामला समझ आ गया। अम्मा पैसों की वजह से ही अब तक डॉक्टर के पास जाने से रुकी हुई थी। वो भी सच्ची थी, लेकिन अब हम ऐसे भी तो नहीं रह सकते थे। डॉक्टर के पास जाना भी तो बहुत ज़रूरी था। अम्मा आप फिक्र न करें, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैंने जो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखी थी वो मेरी कबूल हो गई थी, इसीलिए फ़ीस वाले पैसे मैंने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। मैंने आपको इस बारे में पहले नहीं बताया था। मैं अम्मा को झूठ बोल के तसल्लियाँ दे रही थी, हालांकि मेरे पास एक टूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं सोच चुकी थी कि मैं खाला शाजिया से ही कुछ उधार पैसे लूँगी। हमारे मोहल्ले में एक वही हमारी हमदर्द थी, जो अक्सर मुश्किल के वक्त हमारी मदद कर दिया करती थी। अब्बा के जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। अम्मा दूसरों के घरों में काम करके ही कुछ पैसे जोड़ लेती थीं और मेरी पढ़ाई का भी अलग से खर्चा होता था। हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, लेकिन अब तो अम्मा भी बीमार हो गई थी, तो वो कैसे काम पे जा सकती थी? बेटा, तुम्हारे पास कहाँ से आ गए पैसे? वो अभी भी पैसों के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैं उन्हें सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उन्हें सच बता देती तो फिर डॉक्टर के पास बिल्कुल भी ना जाती। अम्मा मैंने अभी तो आपको बताया है कि फ़ीस वाले पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। आप परेशान ना हों और डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करें। मैं अब उन्हें दो टोक बात कर चुकी थी, क्योंकि मैं बातों बातों में मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। अम्मा के कमरे से निकल मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई। कितने दिनों से अम्मा कुछ सही से खा पी नहीं रही थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ खाना पीना तो ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो टीका वगैरह लगा देते तो फिर मुश्किल हो जाती। किचन में आई तो आटे को देख के मेरे होश उड़ गए। आटा तो पेटी के कोने में ही पड़ा था। शायद आज का ही आटा था। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि आज का आटा था। 1-2 दिन तो हम आटा उधार ले लेते थे, फिर ऊपर से अम्मा की तनख्वाह भी तो मिलने वाली थी। मैंने जल्दी से वो आटा निकाला और गूंद कर अम्मा के लिए रोटी बना दी। अब रूखी रोटी तो मैं अम्मा को नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सईद खाला के घर चली जाती हूँ। उनसे कुछ उधार पैसे भी ले लूँगी और चाय के लिए दूध भी ले लूँगी। हम घर का दूध नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा था नहीं तो ज़िद करता। इसीलिए जब कभी थोड़ी बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती तो मैं खाला सईद से ही ले आती। अम्मा को मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं बताती तो वो मुझे मना कर देती। अम्मा बड़ी ही खुददार थीं, उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। मैं अक्सर औक़ात अम्मा से छुप के खाला सईद से कुछ न कुछ ले आती, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे थे कि उधार के बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो अम्मा ने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैं उन्हें कैसे कह सकती थी कि मैं खाला सईद से पैसे और दूध लेने के लिए जा रही हूँ। मैं अम्मी को रूखी रोटी नहीं दे सकती थी। मैंने सोचा था कि चाय बना दूंगी, लेकिन घर में दूध ही नहीं था। हमने कभी दूध खरीदा ही नहीं था, तो फिर दूध कहाँ से आता? अम्मी मुझे दोबारा से आवाज़ देने लगी तो मुझे उनकी तरफ जाना ही पड़ा। अम्मी बस आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आ रही हूँ। मैंने बात को गोल मोल कर दिया था। मैंने उन्हें सही तरीके से नहीं बताया था कि मैं कमरे से निकल के कहाँ जा रही हूँ। अब मैं पछता रही थी कि मुझे किचन से सीधा घर से बाहर चले जाना चाहिए था। मैं कमरे में आती ही नहीं। मैं तो अपनी चादर लेने के लिए आई थी और अम्मी की आँख खुल गई। वो लेटी हुई थीं, सोई हुई तो नहीं थीं, मगर आँखें बंद थीं, और जब मैंने चादर उठाई तो शायद उनकी आँख खुल गई। मैं अब चादर उठा के कमरे से बाहर निकल आई। मैंने चादर उनसे छुपा ली। मैंने बाहर आके चादर अपने सर पे डाली और फिर सहन से होती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मांगना कितना ज़्यादा मुश्किल है। भले ही खाला सईद हमारे साथ हमदर्दी करती थी, कभी कोई तंज नहीं किया था, लेकिन फिर भी हाथ फैलाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था।
लेकिन मैं भी क्या करती। माँ को खाना खिलाने के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ रहे थे। मैं गली में जा रही थी, उनका घर हमारे घर से 2 गलियां छोड़ के था। मैंने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं ठिठक के रह गई। मेरे कदम वहीं पे जम गए, क्योंकि ये वो आवाज़ थी जिसे मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन हमेशा मुझे इस आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ता था। मैं पीछे नहीं मुड़ी थी, बस मेरे कदम ही रुक गए थे। एहसन मेरे सामने आके खड़ा हो गया था। नायाब, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम घर से बाहर निकली ही नहीं हो। बताओ कैसी हो तुम? एहसन ने छिछोरेपन की हद करते हुए हाथ हिला हिला के कहा। तो मेरा दिल बुरा हो गया। दिल चाह रहा था कि उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगा दूं। अगर मैं गली में ना खड़ी होती तो शायद मैं ये कर गुजरती, लेकिन मुझे अपनी अम्मी और अपनी इज्जत का ख्याल था, इसलिए मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। उससे कुछ ना कहा और चुपचाप अपना रास्ता लेके आगे जाने लगी। उससे मेरा रास्ता रोक लिया तो मेरा हाथ उठ गया। मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बाजू आगे करके मेरा रास्ता रोकना चाहा था। वह अब अपने मुंह पे हाथ रखे खड़ा था। घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए आता हूँ और तुम मुझे तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी औकात भी है कि मैं तुम्हें मुंह लगाऊं? ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे चला आता हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कह के उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़ रखा था। ऐसे में कह रही हूँ, मेरे हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं चिल्ला के सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी, तो फिर मुझसे ना कहना कि मैंने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। मैं उस पर चिल्ला रही थी। मेरी बात सुन के वो दांत निकाल के हंसने लगा। जिसे बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। इज्जत मर्द की नहीं बल्कि औरत की खराब होती है। मैं तो कहता हूँ शौक से चिल्लाओ, सारे मोहल्ले को जमा करो यहाँ पर, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि तुम किस किरदार की मालिक हो। उसे मेरे हाथों को एक झटका देते हुए कहा तो मेरी बोलती बंद हो गई। एहसन प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी इज्जत को खराब मत करो। मैं अब रोने लगी थी, क्योंकि मैं एक मजबूत मर्द की गिरफ्त में थी, और वो भी एक ऐसे मर्द की जो करेक्टर लेस था। मेरी बात सुन के वो दांत निकाल के हंसने लगा और कहने लगा कि अब आई ना लाइन पे, चुपचाप मेरी बात कान खोल के सुन लो। रात को मेरे घर पे आ जाना, तुम्हें अच्छे से पैसे दूंगा। यूं किसी से उधार मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। बाद में निकाह भी कर लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो ठीक, वरना मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया हो। मेरे सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दिल चाह रहा था कि जूता उतार के उसका सर पीट दूं, लेकिन उस वक्त ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है, और मैं ठहरी अकेली कमज़ोर लड़की, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूँगी। अभी तो दिन का वक्त है, इसलिए मुझे छोड़ दो। दिन दिहाड़े तो हम ये नहीं कर सकते। मैंने चेहरे पे हल्की फुल्की मुस्कुराहट सजा के कहा ताकि वो बहक जाए और मुझे छोड़ दे। मेरी बात सुन के वाकई वो मेरी बातों में आ गया और फौरन से मेरा हाथ छोड़ दिया। आखिर में मुझसे ये भी कहा कि मैं रात को इंतजार करूंगा, तुमने बिल्कुल भी नहीं डरना। मेरे घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग रिश्तेदारों के घर गए हुए हैं और आज वो वापस नहीं आएंगे। अच्छे से तैयार होके आना, और हाँ, ये एडवांस से भी कुछ पैसे ले लो, अपने लिए कुछ खरीद देना। उसे जेब से 1,000 रुपये निकाल के मेरी हथेली पे रखे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिक गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी इज्जत को फरोख्त कर दिया हो। मैं वो पैसे नहीं ले सकती थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि उसे किस तरह से मना करूं। पैसे उसने मेरी हथेली पे रख दिए थे, जिन्हें मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया था। वो मेरी आंखों के सामने खड़ा खबासत से मुस्कुरा रहा था, और मैं भी अपने चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट सजाए हुए थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पैसे उस पर रख दिए। एहसन, ये तुम पैसे अपने पास रखो, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत के लिए करूंगी। मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं। तुम इससे कुछ ना कुछ खरीद लेना। जब मैं रात में आऊंगी तो मिलके खा लेंगे। मैंने दिमाग चलाया और उसे ये सारी बात कह दी तो वो और भी ज़्यादा खुश होने लगा। उसे पैसे ले लिए। चलो ठीक है, मैं इससे कुछ ऑर्डर कर लूँगा, तुम याद से आ जाना। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया और मैं भी चलते चलते खाला सईद के दरवाजे तक पहुंच गई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ज़मीन बोस हो जाऊंगी।
दिल डर रहा था कि अब क्या होगा। अगर एहसन रात को मेरे घर आ गया तो मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं जानती थी कि अगर मैं रात को उसके घर न गई तो वो कुछ भी कर सकता है। एक तो वो गुस्से का तेज था और दूसरा एक आवारा लड़का था। उसे किसी से कोई डर नहीं लगता था। एक दो मर्तबा तो वो जेल से होके भी आया था। ना जाने क्यों मेरे पीछे लग गया था। मैं हर वक्त ही अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रहती कि ये उस मोहल्ले से चला जाए, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। ये 1 डेढ़ साल पहले ही यहाँ पे आए थे और तभी से उसने मुझे जलील किया हुआ था। मेरा दिल डर रहा था। दिल चाह रहा था कि बस घर वापस चली जाऊं। मुझ में बोलने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जब खाला सईद दरवाज़ा खोलेंगी और मुझसे पूछेंगी कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन क्या करती। जैसे ही माँ का ख्याल आया तो हाथ खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं खाला सईद के घर का लकड़ी का दरवाज़ा बजा रही थी। वो बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था जिसे अब मैं पूरी ताकत के साथ बजाने लगी थी। मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था और वैसे भी लकड़ी पे हाथ मारने से इतनी आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही थी। मैं मायूसी के साथ वापस लौटने लगी तो अचानक से मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरवाजे पे चाचा मुराद खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ बुला लिया तो मैं उनकी तरफ पहुंच गई। चाचा, खाला घर पे हैं? जैसे ही मैंने कहा तो वह इस बात पे सर हिलाने लगे। हाँ बेटा, तुम्हारी खाला घर पे हैं, बताओ क्या काम है। उन्होंने बड़ी ही हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के साथ कहा। वो दोनों मियाँ बीवी ऐसे थे। उनकी औलाद तो नहीं थी, वो दोनों घर में अकेले रहते थे। अंकल की बात सुन के मैं घर के अंदर दाखिल हो गई। खाला सहन में ही लेटी हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं उधार मांगने के लिए आ गई हूँ और ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। पहले मैंने उनकी खैरियत के बारे में मालूम किया और फिर उनका सर दुबाने लगी। यह मैं कोई खुशामद नहीं कर रही थी। वो मेरी मोहसिन थीं जो उस वक़्त तकलीफ़ में थीं। इसीलिए ही मुझसे रहा न गया और मैं उनका सर दुबाने लगी। जैसे ही मैंने उनका सर दुबाना शुरू किया तो वो मुझे दुआएँ देने लगीं और कहने लगीं कि नायाब, अगर तुम्हारे जैसी मेरी बेटी भी होती तो मेरी तो किस्मत खुल जानी थी। उनकी आँखों में नमी आ गई। शायद उन्हें अपनी बेऔलादी पे दुख हो रहा था। पहले वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने इस तरह की बात की जिसने मुझे अंदर तक दहला के रख दिया। मैं फिर से काँपने लगी थी। पहले कभी मैं सोचती थी कि मैं माँ-बाप पे बोझ हूँ। वो मेरा खर्च उठाते हैं, उन्हें मेरे लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। और अब जबकि अब्बा भी नहीं थे तो अम्मा मेरे लिए ये सब कर रही थीं। मैं खुद को उन पे बोझ समझती थी, लेकिन आज खाला सईद की बात सुन के मुझे एहसास हुआ कि एक शादीशुदा जोड़ी के लिए औलाद का होना कितना ज़रूरी है। खाला, आप क्यों मायूसी की बातें कर रही हैं? मैं हूं ना आपकी बेटी। फिक्र ना करें, मैं हूं आपके पास। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल ने मुझे खाना खिला दिया था। बस वैसे ही आज दिल भर आया है। दिल चाह रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो ज़रूर तुम्हें मैं अपनी बहू बना लेती। लेकिन मैं तो ऐसी बदकिस्मत हूँ कि मुझे तो औलाद नसीब ही नहीं हुई। खाला फिर से अफसरदा हो रही थी। उनके साथ साथ अंकल भी मायूसी के घेरे में आ गए। वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे और मैं जो अपना काम करने के लिए आई थी उन्हें तसल्लियाँ देने में लगी हुई थी। नायाब, वैसे तुम क्या करने आई थी? या किसी चीज़ की ज़रूरत है? जैसे ही खाला को ख्याल आया तो उन्होंने फौरन पूछ लिया। उन्होंने ये कहा तो मेरे गले में आंसुओं का गोला फंसने लगा। उन्हें मेरा एहसास हो रहा था, वो भी बिना बताए। खाला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आपको पता है, कुछ दिनों से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही। खाला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। आपको तो पता है कुछ दिनों से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मैं चाह रही हूँ कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और अभी अम्मी को तनख्वाह भी नहीं मिलनी थी। 3-4 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको पैसे लौटा दूँगी। मैंने गीली आवाज़ के साथ नज़रें झुका के कहा था, क्योंकि मैं खुददार माँ की खुददार बेटी थी। हाथ फैलाने का मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करती। जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। मैंने कहा तो खाला सईद ने अंकल की तरफ देखा। उन्होंने फ़ौरन से अपनी जेब में हाथ मारा और वहाँ से 2,000 निकाल के मेरे हवाले कर दिए। मैंने फ़ौरन से वो ले लिए। खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पैसे ना देती तो पता नहीं क्या होता। मैं रोने लगी थी। ना जाने आज क्यों मेरे ज़ब्त का बंधन बार बार टूट रहा था। एक तो मुझे एहसन की टेंशन लगी हुई थी कि मैं उसे क्या जवाब दूंगी और वो क्या ववेला मचाएगा, और दूसरी तरफ अम्मी की तबीयत संभाले नहीं संभल रही थी। नायाब, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अभी तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है। तुमने भी तो कहा है ना कि तुम मेरी बेटी हो। तो फिर बेटियां माओ के सामने रोती नहीं, बल्कि अपना हक मांगती हैं। तुम बिल्कुल भी मत रो।
और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और ये लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। खाला सईद की बातें मेरा दिल हिला रही थीं। वो इतनी मेहरबान थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। एहसन को देख के मुझे लगता था कि दुनिया में कोई इतना बुरा इंसान भी हो सकता है। शायद दुनिया इस तरह के लोगों से भरी पड़ी थी। कुछ अच्छे लोग थे तो कुछ बुरे। हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दूध किस तरह से मांगूं। अंकल बिल्कुल सामने बैठे थे। खाला सईद से तो मुझे ज़्यादा शर्म महसूस नहीं होती थी, लेकिन अंकल से मुझे बड़ा ही लिहाज आता था। मेरा चेहरा पढ़ के खाला ने कहा कि और क्या बात है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ छुपा रही हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाला, आपसे एक बात पूछूं? जैसे ही मैंने ये कहा तो वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, मगर सगी खाला से भी बढ़ के थी। खाला, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ? मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हारा बचपन यहीं पे गुजरा है। तुम्हें पता है तुम बचपन में भी हर वक्त मेरे घर आ जाती थी। अब बताओ जल्दी से क्या बात है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। खाला ने मेरे चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा तो मैंने उन्हें बता दिया कि अम्मा के लिए रोटी बना के आई हूँ। सालन का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे दूध लेके उन्हें साथ में चाय बना दूं। तो खाला ने कहा कि नहीं, चाय मत बनाओ, मेरे घर में सालन पड़ा है, तुम वही ले जाओ। माँ को सालन के साथ रोटी खिला देना और इसके बाद डॉक्टर के पास भी ले जाना। डॉक्टर से वापसी में मुझे भी अपनी माँ की खैरियत ज़रूर बताना। वो बड़ी ही अच्छी खातून है, हमेशा मेरे काम आई है। खाला के कहने पर मैं किचन के अंदर गई। उन्होंने कहा था कि फ्रिज में किसी कटोरे में सालन पड़ा है। मैंने वो सालन वहां से उठाया और किचन से बाहर निकल आई। फिर खाला और अंकल को अल्लाह हाफिज कहते हुए उनके घर से बाहर निकल गई। मैं गली में चलती जा रही थी। मेरी आंखों में डर भी था कि कहीं एहसन दोबारा से ना आ जाए, और फिर एहसन ना आया और मैं सलामती से घर पहुंच गई। उसे तो मैंने तसल्ली दे दी थी कि मैं खुद रात को उसके पास आ जाऊंगी। अब मैं सोच रही थी कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने गलत किया है, लेकिन उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मुझे ये करना ही पड़ा। मैं घर गई और फ़ौरन से सालन गरम करके अम्मी को रोटी दे दी तो अम्मी हैरान रह गईं और कहने लगीं, ये गोश्त का सालन कहाँ से आया? मैंने कहा, खाला सईद ने भिजवाया था। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बन गया है तो कुछ तुम लोग भी इस्तेमाल कर लो। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मांगने के लिए गई थी। मैं जानती थी कि इस तरह मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं खाएगी, इसलिए मैंने कह दिया कि उन्होंने सालन खुद ही भिजवाया है। कभी कभार वो खुद ही कुछ न कुछ भिजवा दिया करती थी। इसीलिए अम्मी को यकीन आ गया। वो बड़ी मुश्किल से उठ के खाना खाने लगी थी। मैं उनके पास बैठी थी। अम्मी, आप जल्दी से खाना खा लें। खाना खाने के बाद मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ना जाने आपको क्या हो गया है, इतने दिनों से आप बिस्तर पे पड़ी हैं। मुझे लगता है कि कोई बड़ा मसला है। अम्मी को बुखार के साथ साथ उल्टियाँ भी थीं, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि ना जाने उन्हें किस चीज़ का मसला हो गया है। पहले भी उन्हें एक मर्तबा पित्ते का मसला हुआ था, मगर फिर वो ठीक हो गया था। थोड़ी देर बाद अम्मी ने खाना खा लिया तो मैंने बर्तन उठा के साइड पे रख दिया और अम्मी को सहारा देकर चारपाई से खड़ा करने लगी। मैंने उनके सर पे चादर डाल दी थी। मैं भी तैयार खड़ी थी, इसलिए हम दोनों माँ बेटियां घर से बाहर निकल गईं। मैंने बाहर जाकर दरवाजे पे ताला लगा दिया और अब हम इधर उधर देख रहे थे ताकि कोई सवारी मिल जाए। अम्मी, हमें थोड़ा आगे तो चलना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई सवारी नहीं मिलनी। जब तक हम बड़ी सड़क तक नहीं जाते तब तक हमें कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा। हिम्मत करें, बस थोड़ा सा चलना है। मैंने उन्हें सहारा दे के आगे किया तो वो चलने लगी। वो बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं थी जितनी मैं बड़ी थी। उनकी शादी कम उम्र में हुई थी और मैं भी जल्दी पैदा हो गई थी, इसलिए अम्मी मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी। हम दोनों माँ बेटियाँ चलती जा रही थीं और आखिरकार बड़ी सड़क पे हमें एक रिक्शा मिल गया और हम उसमें सवार हो गए। मैंने सोचा कि अम्मी को किसी प्राइवेट अस्पताल ही ले जाती हूँ। पैसे तो मेरे पास थे, सरकारियों में धक्के खाने से बेहतर था कि मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर लेती। और वैसे भी प्राइवेट का नाम अच्छा है, सरकारी वाले भी हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। सारी दवाइयाँ तो हमें खुद से ही लेनी पड़ती हैं, इसीलिए मैंने रिक्शे वाले से कह दिया कि मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ले जाए। फिर 15-20 मिनट के अंदर ही हम एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। अंदर चल के मैंने काउंटर पे अम्मी की हालत बताई तो वो आदमी अम्मी को अजीब नज़रों से देखने लगा। वहीं पर ही हमने डॉक्टर का नंबर लगवाना था। वो कह रहा था कि आपने किस डॉक्टर का नंबर लगवाना है, आपकी माँ को क्या मसला है? तो मैंने उन्हें बता दिया कि उनको बुखार नहीं छोड़ा और साथ में उल्टियाँ भी हैं। वो कहने लगे कि आप उन्हें डॉक्टर कुलसूम को दिखा दें। तो मैं चुपचाप खड़ी रही। मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्टर कुलसूम एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकती थी। लेकिन हम चुपचाप आके बेंच पे बैठ गए।
हम वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करने लगे। अम्मी का 8वां नंबर था और अभी सिर्फ दूसरा नंबर ही चल रहा था। जब अम्मी का नंबर आया तो मैं उन्हें सहारा दे के डॉक्टर के कमरे के अंदर ले गई। सबसे पहले उसने अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक किया, वो तो ठीक था, और इसके बाद वो कहने लगी कि आप इस तरफ आ जाएं, एक तरफ। उसने पर्दे लगाए हुए थे, पर्दों के पीछे शायद कोई पलंग वगैरह पड़ा था। वो अम्मी को उस तरफ ले जाना चाह रही थी तो मैं हैरान रह गई कि आखिर ये क्या बात है, लेकिन मैं मुंह से कुछ नहीं बोली थी। मैंने सोचा कि शायद कोई चेकअप वगैरह करना होगा। मैं नहीं जानती थी कि वो अम्मा का अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं। अम्मी उठ के उस तरफ चली गईं। डॉक्टर साहिबा भी पीछे पीछे चली गईं और मैं उस बड़े से कमरे में बैठी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। 10 मिनट बाद जब वो वापस आई तो अम्मा के चेहरे पे बेइंतहा परेशानी थी। मैंने देखा कि उनके हाथ काँप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से कुर्सी पे बैठी थीं। अम्मी, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है? इन्हें सब कुछ ठीक तो है? मेरी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें कोई मसला तो नहीं? मैं एक ही सांस में इतने सारे सवाल करने लगी, मगर डॉक्टर साहिबा भी खामोश बैठी थीं। मैंने दोबारा से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी समाज चली गई है। मेरे कान में सीटियाँ बजने लगीं। डॉक्टर साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे वालिद को गए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं और ये आप कह रही हैं कि मेरी माँ हामला है? ये नहीं हो सकता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आप दोबारा से चेकअप करें। मैंने कहा तो डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी कि नहीं बेटा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और बाकी बात जो आपने की वो आपका पर्सनल मैटर है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। आपकी माँ के साथ कोई मसला नहीं, बस प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे हो रहा है। उसने मैं वहाँ से जाने का कह दिया। मैं उठ खड़ी हुई। मैंने अम्मा को सहारा नहीं दिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि उन्हें हाथ लगाऊं। वो खुद ब खुद ही उठी। मुझे कभी उन पे तरस आता तो कभी गुस्सा कि सब क्या हो रहा है। हम दोनों बाहर निकल आए। सारा रास्ता हम खामोश रहे। रिक्शे में जब हम घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से पूछना शुरू कर दिया, मगर वो कुछ नहीं बता रही थी, बस रोए जा रही थी। मैंने उन पर थोड़ा गुस्सा किया। मैं क्या करती, मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था। उन्होंने आज तक मुझसे इस बारे में कोई बात न की। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रही थी, तो फिर ये सब कैसे हो सकता था? मैं गुस्से में आके अपने कमरे की तरफ चली गई और वो अपने कमरे में चली गई। मैं सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को मैंने खाना भी नहीं खाया और ना ही खाना बनाया था। एक तो मुझे अम्मा वाली बात की टेंशन थी और दूसरी एहसन की फिक्र थी कि कहीं वो रात को मेरे घर ना आ जाए। लेकिन वो रात को मेरे घर नहीं आया। वो इतना भी बहादुर नहीं था कि दीवार फलांग के हमारे घर आ जाता। मैं ये जानती थी कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो वो मेरा रास्ता ज़रूर रोकेगा। लेकिन अब मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो सब मेरे अपने हाथ में था। मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अम्मा वाला मामला मेरे हाथ से निकल चुका था और मुझे उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी, और ना ही मैं इस बारे में कुछ कर सकती थी। और फिर सुबह का सूरज भी तुलू हो गया। मुझे सुबह अम्मी की तबीयत का एहसास हुआ तो मैं दौड़ के उनके कमरे में आ गई। वो जाए नमाज पे बैठी दुआएं मांग रही थी। शायद वो फजर के बाद ही वहीं पे बैठी रह गई थी। मैं भी उनके पास चारपाई पे बैठ गई। वो फर्श पे बैठी दुआएं कर रही थी और मैं चारपाई पे बैठी उनकी दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अम्मी ने दुआ ख़त्म की तो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उनकी आँखों में झाँक के देखा तो उनकी आँखों में मुझे बहुत ज़्यादा बेबसी दिखाई दी। अम्मी, प्लीज़ आप मुझे सच-सच बता दें। आप मुझे बता दें कि ये सब क्या है, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। मुझसे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं दोबारा से जज़्बात में आकर अम्मी से सख्त लहजे में बात करने लगी थी। मेरी बात पे उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझसे कुछ मत पूछो। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरी बोलती बंद हो गई। वो बहुत ज़्यादा बेबसी और मायूसी से देख रही थी। वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। मैंने भी सोच लिया कि मैं अपना मुँह बंद कर लूँगी और फिर वक़्त यूँ ही गुज़रता गया। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और वो काम पे जाने लगीं। ज़िंदगी अपने मामूल पे आ गई। वो खोई-खोई सी रहती थीं। मुझसे कोई बात नहीं करती थीं। मैं भी सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। मैं भी उनसे कोई बात नहीं करती थी। मैंने कॉलेज से छुट्टियाँ ले ली थीं और वैसे भी अभी नई क्लास का आगाज़ ही था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं हर वक़्त इसी बारे में सोचती रहती। वक़्त इतनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा था कि कोई ख़्याल ही नहीं था। और फिर पूरे 6 माह बाद अम्मा ने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उनका पेट बढ़ने लगा था। वो समझदार औरत थी, कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी, और वो जानती थी कि अगर वो इस हालत में घर से बाहर निकलेंगी तो सबको पता चल जाएगा। वो अब काम पे नहीं जाती थी। मेरा भी सेमेस्टर मुकम्मल हो गया था। वो लास्ट सेमेस्टर था जिसके पेपर्स मैंने दे दिए थे। अब मैं भी घर पे बैठ गई थी। अम्मा ने उस 6 महीने में अच्छी खासी सेविंग्स कर ली थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम खर्चा करते थे और हमारे पास इतने पैसे थे कि हम कुछ दिन बगैर काम किए गुजार सकते थे। वैसे भी माँ बेटी का कितना ही खर्चा होना था। अब अम्मा किसी काम के काबिल नहीं रही थी। घर के सारे काम मैं ही करती।
मेरा दिल कुढ़ता रहता। मैंने एक दो मर्तबा उनसे दोबारा भी पूछने की कोशिश की, मगर वो रोने लग जाती थी और इस तरह मेरी बोलती बंद हो जाती। उन 6 माह ऐसा ने भी मुझे बड़ा जलील किया। वह हर रोज़ मेरा रास्ता रोक लेता, लेकिन अब मुझे सुकून था क्योंकि मैं अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। ना ही मैंने पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना था और ना ही अम्मा घर से बाहर निकलती थीं। हम दोनों माँ बेटियाँ घर में दुबक के रह गई थीं। कभी कभार मैं खाला सईद के घर चली जाती ताकि उन्हें शक ना हो कि हमें क्या मसला है और हम उनके घर क्यों नहीं आते। मुझसे अम्मा की खैरियत मालूम करती तो मैं उनसे कह देती कि वो ठीक हैं। कोई भी नहीं जानता था कि हमारे क्या हालात हैं और हम किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा था, दिन ब दिन अम्मा का पेट बढ़ता जा रहा था, जिसे देख के मुझे घिन आती थी। कभी कभी तो मैं उनसे लड़ने झगड़ने लगती। कभी मुझे गुस्सा आ जाता तो कभी उन पे तरस आने लगता कि ना जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो मुझे बता भी नहीं सकती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे अजीब सा लग रहा था। वक्त बस गुजरता जा रहा था। डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे और एक दिन रात को अम्मा की तबीयत बेतहाशा ख़राब हो गई। वो दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन साथ में ये भी कह रही थी कि मुझे पता है बच्चा अभी नहीं होगा, हम सुबह अस्पताल जाएंगे। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, पहले भी उन्होंने मुझे पैदा किया था, इसलिए उन्हें सारा पता था। मुझे उनसे घिन महसूस होती। मैं उनके कमरे में नहीं रुकी थी, उन्हें दर्द में छोड़ के मैं अपने कमरे में चली गई और फिर सारी रात मैं रोती रही। 1 मिनट के लिए भी मुझे नींद ना आई। सुबह मेरी आँख खुली तो दरवाजे पे दस्तक हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर अम्मा खड़ी थीं, जो कह रही थीं कि बेटा मेरे साथ अस्पताल चलो। उनकी आवाज़ में मुझे बेतहाशा नमी और बेबसी महसूस हुई। मैं उन्हें इनकार न कर पाई और वैसे भी इस गुनाह को मैं अब उनसे अलहदा करना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप नाश्ता करके जाइएगा, आपको कमज़ोरी हो जाएगी। उनकी आंखें भी भीगी हुई थीं। मुझे उन्हें देख के दोबारा से तरस आने लगा। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और उनसे कहा कि मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया होगा। जैसे मैंने ये कहा तो वो नज़रें चुराने लगीं तो मैं मज़ीद खौफ में मुब्तला हो गई। मैं तो ये बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सच में था। ना जाने क्यों मैं खुद को झूठी तसल्लियाँ दे रही थी। मैंने उनका चेहरा छोड़ा और नाश्ता बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं नाश्ता बना के आई तो वो चारपाई पे लेटी हुई थी। वो कह रही थी कि मैंने नाश्ता नहीं करना, बस तुम नाश्ता कर लो और फिर मुझे अस्पताल ले चलो। मैंने उनसे कहा आपको दोपहर तक इंतज़ार करना होगा। दोपहर को सब लोग अपने घरों के अंदर होते हैं। अब अगर हम बाहर निकलेंगे तो गली में कोई ना कोई हमें देख लेगा और फिर हमारा भांडा फूट जाएगा। मेरी बात सुन के वो खामोश हो गई और फिर दिन 12 बजे हम माँ बेटियां घर से निकल आईं। हम बड़ी सड़क पे आ चुके थे और फिर रिक्शे में बैठ के हम एक सरकारी अस्पताल पहुंच गए। मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाती, और वैसे भी डिलीवरी का केस था जो सरकारी अस्पताल में भी हो सकता था। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाली हूँ। अम्मी को अंदर ले जाया गया। मैं बाहर बैठी थी। न जाने मेरे मुंह से उनके लिए क्यों दुआएं निकल रही थी। शायद वो माँ थी इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने उनके लिए दुआ करने लगी और फिर 2 घंटे बाद दाई ने आके मुझे इतनी बुरी खबर सुनाई कि मेरा दिल फट गया। दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार के रोऊं। अम्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन खुद इस दुनिया से चली गई। दाई ने मेरे हाथ में वो बच्चा दिया तो मुझे उस बच्चे पे गुस्सा आने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका गला दबा दूं। अम्मा की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी जो एक दाई ने ही की थी। सरकारी अस्पतालों में ऐसे काम ज्यादातर दाइयां ही करती हैं। डॉक्टर तो बस ऑपरेशन करते हैं। उस बच्चे को हाथ में पकड़े गैलरी में खड़ी थी। मैं इधर उधर देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई थी और ये बोझ भी मेरे सर पर डाल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिल चाह रहा था कि बस इस सब से इतना दूर भाग जाऊं कि सब कुछ पीछे रह जाए। अभी मैं वहीं पर खड़ी थी कि अचानक से मेरी नज़र चचा सलीम पे पड़ी तो जल्दी जल्दी मैंने चेहरे पे नकाब कर लिया। मगर मेरी बदकिस्मती कि उन्होंने मुझे देख लिया। वो वहीं पे आ गए थे, उनकी बीवी और बेटा भी साथ थे। वो हमारे मोहल्लेदार थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मगर मैंने कोई जवाब न दिया तो वो दाई से पूछने लगे, जो अभी भी वहीं पे खड़ी थी। दाई ने उन्हें सारी बात बता दी कि इनकी वालिदा के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और इनकी वालिदा इस दुनिया से चली गई हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो इन्हें तसल्ली दे दें। जैसे ही उन लोगों ने ये बात सुनी तो थू थू करने लगे। लोग मेरी माँ के किरदार पे उंगलियां उठाने लगे और फिर वो घर चले गए। और जब मैं अम्मा की मैयत को लेकर घर आई तो सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि मेरी माँ एक नापाक औरत थी। खाला सईद भी हमारे घर आई। उन्होंने भी मुझे बातें सुनाई। अब उनकी सारी हमदर्दियाँ ख़त्म हो गईं। मेरी माँ भी चली गई और अब मेरे पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। फिर जैसे कैसे मोहल्ले वालों को मुझ पर तरस आया तो उन्होंने अम्मा को दफनाया। मेरे पास अब वो बच्चा रह गया जिसे देख के मुझे गुस्सा आता। वो सारा सारा दिन रोता रहता।
میں اس کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ جب وہ اتنا چل رہا تھا تو مجھے اس کے لیے دودھ خرید کے لانا ہی پڑتا۔ وہ دن رات روتا رہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کیسے پالتے ہیں۔ یہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا جو میں شادی سے پہلے کر رہی تھی۔ میں وہ واحد لڑکی تھی جو شادی سے پہلے ہی بچہ پالنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ بس جب وہ روتا تو میں اس کے منہ میں فیڈر ٹھونس دیتی، کبھی وہ نکال دیتا تو کبھی پینے لگتا۔ جب سے وہ آیا تھا ایک رات بھی میں سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ ساری رات رو رو کر کمرے کو سر پہ اٹھا لیتا۔ میں اس سے تنگ آ گئی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، اس نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا اور گھن بھی آ رہی تھی۔ میں تو اپنی ماں کا غم بھی نہیں منا پائی تھی، کیونکہ میری گود میں یہ گناہ جو آ گیا تھا۔ اور پھر روتے بلکتے رات بھی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کہیں پھینک آتی ہوں۔ میں اسے پھینکوں گی تو میں اپنی زندگی سکون سے گزار پاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کے کہیں باہر پھینک آتی ہوں۔ میں نے اسے چارپائی پہ رکھ دیا اور اماں کی وہ پرانی الماری کھول کے کھڑی ہو گئی جسے میں کم ہی کھولا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسی میں سے کوئی کپڑا اٹھا کے اسے اس میں لپیٹ دیتی ہوں۔ جیسے میں نے الماری کھولی اور ایک کپڑا نکالا تو اس کے ساتھ ایک کاغذ بھی نیچے گرا تھا، تو میں نے توجہ نہیں دی۔ میں نے اسے نیچے ہی گرا رہنے دیا۔ میں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ لیا، مگر پھر میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اس کاغذ میں کیا ہے۔ میں نے بچے کو پھر سے چارپائی پہ رکھا اور اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ میں وہ پڑھنے لگی تھی جو اس پہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پڑھ کے میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، انہیں برا بھلا کہا کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا جو میں سمجھ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ جو اس کاغذ پہ لکھا تھا، کاغذ میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے چچا سے نکاح کیا تھا۔ مرنے کے وقت ابا، امی اور مجھے چچا کے حوالے کر گئے تھے، اور پھر بعد میں چچا نے امی سے نکاح کر لیا۔ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ امی نے خط میں یہی لکھا کہ بیٹا مجھ میں تمہیں بتانے کی طاقت نہیں، نہ جانے میں یہ کب بتا پاؤں گی۔ چچا کا گھر ہم سے بہت دور تھا۔ وہ کبھی کبھار آتے تھے، اکثر اوقات تو وہ تب آتے جب میں کالج میں ہوتی۔ بس امی مجھے بتاتی تھی کہ چچا آئے، وہ کچھ نہ کچھ دے کے جاتے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ خط میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا جہاں پر میری ماں کی بے قصوری لکھی تھی۔ یہ بچہ اور کسی کا نہیں بلکہ چچا کا تھا، اور اب میں اسے پھینکنے سے تو رہی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں صبح ہی چچا کے گھر جاؤں گی کہ آخر انہوں نے مجھ سے یہ ساری بات کیوں چھپائی۔ ابھی جب اماں کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے رہے، مگر انہوں نے آگے بڑھ کے اماں کی عزت کا دفاع نہ کیا۔ پھر جب میں اگلے روز چچا کے گھر گئی تو وہ بھی مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے اس سے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا، تمہاری ماں راضی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی لوگ مجھ پہ باتیں بنائیں گے، بس آپ کسی کو نہ بتائیں۔ اس لیے میں خاموش تھا۔ پھر اس وقت بھی میں خاموش رہا جب اسے دفنایا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ بدنام ہو جاؤں گا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ غلط تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ میری منتیں کر رہے تھے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں، میں اس بچے کو لے کے کہاں جاؤں۔ میں رونے والی ہو گئی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے کہ میں اس بچے کو اپنے ایک بے اولاد دوست کو دے دیتا ہوں، جب تک یہ بڑا ہوگا پھر کسی نہ کسی بہانے سے لے آؤں گا۔ اب میرے گھر میں رہ لو، تم میری بھتیجی ہو، کوئی غیر نہیں ہو۔ بھلے تمہاری چچی یہ نہیں چاہیں گی، لیکن یہ میرا مسئلہ ہے، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ چچا نے مجھے تسلی دی تو میں خاموش ہو گئی۔ اس دن ان کے گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو دوسرے شہر پڑھائی کرتا تھا، اور چچی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ چچا نے مجھ سے وہ بچہ لیا اور اس سے اپنے دوست کے گھر دے آئے، اور جب چچی واپس آئیں تو انہوں نے چچی سے کہا کہ یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو شاید انہیں بھی مجھ پہ ترس آ گیا، کیونکہ اب امی چلی گئی تھی، تو انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا۔ میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور پھر پورے 3.5 سال بعد جب ان کا بیٹا پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو انہوں نے میرا نکاح احمد کے ساتھ کروا دیا۔ اب بھی میں اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ پہلے میں ان کے احسان تلے دبی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرا اپنا گھر تھا۔ وہ بچہ بھی کبھی یہاں پہ ہم سے ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن چچا نے گھر میں یہی کہہ رکھا تھا کہ ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ میری ماں چلی گئی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میری ماں بے قصور تھی۔ آج تک میں بھی ان کی بے قصوری میں کچھ نہیں بول پائی۔ مجھے چچا کا خیال آ گیا۔ امی تو چلی گئیں، لوگ آہستہ آہستہ ان کی باتوں کو بھول گئے، لیکن چچا کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کر پاتے، اس لیے میں نے زبان پہ تالے لگا لیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ مجھے امی بہت زیادہ یاد آتی ہیں اور میں اکثر کونوں خدروں میں چھپ کے انہیں یاد کرتی رہتی۔
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہتی کہ میں نے امی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، آخری وقت میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا انہیں باتیں ہی سنواتی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور سچ ہی کہتے ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے انسان کو سنبھل جانا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔